हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस की वीडियो लेके आई हूँ, जिसमें हम लोग लेसन 5, लेसन 6 और लेसन 7 का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेसन 5। और जैसा कि आप जानते हैं, लेसन 5 में चैप्टर का नाम है पदार्थों का पृथक्करण करना। और आप जानते हैं कि पृथक्करण मीन्स क्या होता है। पृथक्करण मीन्स होता है अलग करना। और किस चीज़ को? चैप्टर में जैसा दिया हुआ है, पदार्थों का पृथक्करण करना। तो हम लोग ये भी जानते हैं कि पदार्थ जो होता है, पदार्थ में हम लोग बालू को ले सकते हैं, मिट्टी को ले सकते हैं, चावल भी ले सकते हैं, अनाज या कोई भी दुनिया का कोई भी वस्तु पड़ा हुआ है तो उसे हम पदार्थ बोल सकते हैं। ठीक है, तो उसको मतलब कि अलग करना सीखेंगे हम लोग। तो चलिए, पृथक्करण करने की बहुत सारी विधियां हैं, जिसमें से कुछ चुनिंदे विधियों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो पहला विधि हम लोग देखते हैं हस्तचयन विधि। जो हस्तचयन विधि होता है, जैसा कि इसका नाम रखा गया है हस्तचयन। हस्तचयन विधि में हम लोग हाथ से चयन करते हैं। तो हाथ से जो चयन करते हैं, तो आप तो अब समझ ही गए होंगे किन किन चीज़ों को हम लोग हाथ से चयन करते हैं। जैसे कि अनाज से पत्थर के टुकड़ों को हस्तचयन विधि से अलग किया जाता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि खाना पकाने से पहले हम लोग उसमें चावल में देखते हैं कि कहीं कुछ कंकड़ तो नहीं रह गया है, तो उसको जब भी हम लोगों को कंकड़ दिखता है तो उसको बाहर निकाल देते हैं। वो हस्तचयन विधि द्वारा ही संभव हो पाता है, तो इसे हम लोग हस्तचयन विधि कहेंगे। ठीक। और दूसरा जो है वो है थ्रेसिंग विधि। थ्रेसिंग विधि में क्या होता है, देखिए, थ्रेसिंग करना तो आप सब लोग जानते होंगे कि थ्रेसिंग करना क्या होता है। अगर जैसे कि गेहूं है, गेहूं खेत में पड़ा हुआ है, गेहूं उसको हम लोग काट के लाते हैं, तो उसमें डंठल बहुत सारे होते हैं। जो डंटियां होती है, उस डंटियों से अन्न कण अथवा अनाज को पृथक करना थ्रेसिंग कहलाता है। ठीक है, तो ये भी हम लोग जान गए ना। इसको जानना क्या, ये तो हम लोग प्रैक्टिकली देखते भी हैं। जो लोग गांव से होंगे उनको तो बहुत ही अच्छे से ये समझ में आ जाएगा चैप्टर, इसमें नो डाउट है। लेकिन जो शहर में, प्योर शहर में रह चुके हैं, कभी जिनको गांव से कभी भेंट ही नहीं है, उन लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम क्या मतलब, प्रैक्टिकली नहीं देख पाएंगे, समझ तो जाएंगे ही लेकिन प्रैक्टिकली वो नहीं देखेंगे। और जो लोग गांव से है उन लोगों को तो याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो हर चीज़ को किए हुए रहते हैं, हर चीज़ उन लोग को पता होता है। ठीक है, तो थ्रेसिंग भी हम लोग देख लिए कि थ्रेसिंग क्या होता है। जो गेहूँ गेहूँ हो गया, ये सब चीज़ को, उसके डंटियों को अनकर से अलग कर लेते हैं। जो अलग करते हैं वो थ्रेसिंग विधि से ही अलग करते हैं। उसमें क्या होता है कि पूरा डंठी अलग हो जाता है, भूसी अलग हो जाता है और अनाज हम लोग को मिल जाता है। ठीक है, तो ये थ्रेसिंग विधि हो गया। और तीसरी विधि जो है वो है निष्पावन विधि है। निष्पावन विधि को ओसवन भी बोला जाता है। तो निष्पावन विधि में क्या होता है, धान एवं उनकी पत्तियों को जब हम हवा की सहायता से अलग करते हैं तो पत्तियां दूर गिरती हैं। इस विधि को निष्पावन विधि कहते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, जब हम लोग खेत से धान को काट के लाते हैं तो उसमें ये मतलब कि जो होता है ना कि बहुत सारे धान जब ट्रैक्टर से जो होता है, ट्रैक्टर से कर लेने के बाद सब धान का, उसमें बहुत सारे भूसी अभी भी रह जाते हैं। तो उसको घर में भंडारण करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, उसको ओसवन कर लेते हैं। ओसवन जो करते हैं उसमें क्या होता है कि ऑब्वियसली जो मोटा अनाज रहेगा, वो भारी अनाज रहेगा, वो आपके सामने गिरेगा। और जो उसकी पत्तियां रहेगी वो कुछ दूर जाके हवा के झोंक जो होता है, हवा का झोंक जो आता है, उससे वो कुछ दूर पे जाके गिरती हैं। तो इस विधि को हम लोग क्या कहेंगे, निष्पावन विधि कहेंगे। और चालन विधि क्या है, होता है ना कि हम लोग कहते हैं कि आटा चाल दो। तो चालना का मतलब क्या होता है, जो हम लोग चालते हैं उसे चालन विधि ही कहते हैं। तो इसको चलिए डिटेल से देखते हैं। इस विधि का उपयोग मिश्रण के दो ऐसे अवयवों जिसकी अमापों में अंतर हो को पृथक करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, क्या है एग्जाम्पल। आटा से भूसी को अलग करना। ठीक है, तो आटा से भूसी को हम लोग कैसे अलग करते हैं, दोनों दो अमाप का है। आटा जो है वो थोड़ा सा एकदम जो बहुत ज़्यादा, उसका अमाप जो होता है बहुत ही स्मूथ होता है, बहुत छोटा छोटा होता है। जो भूसी होता है उसका जो कण होता है वो थोड़ा बड़ा होता है। तो उसको हम लोग चालते हैं चलनी से, तो क्या होता है कि आटा मतलब कि पूरा नीचे गिर जाता है और भूसी जो रहता है वो ऊपर, चलनी के ऊपर जो रहता है वो उसके ऊपर आ जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चालन विधि बोलते हैं। या दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। जब देखे होंगे आपकी घर जो बनता है,
अगर घर पक्के की घर बने तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, बालू की ज़रूरत होती है, सीमेंट में बालू मिलाते हैं। तो बालू मिलाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट ऐसे बालू तो नहीं मिला देते हैं, उसमें बड़े बड़े कंकड़ पत्थर भी होते हैं। तो उसको हम लोग जो होता है चलनी लगा देते हैं, और चलनी लगा के उसका क्या करते हैं, उसको उस पे बालू फेंकते हैं। बालू फेंकने के बाद जो होता है छोटा छोटा जो कण होता है बालू का, वो जाके दूसरे साइड में गिरता है, और जो ये होता है बड़ा बड़ा जो पत्थर होता है, कंकड़ होता है, ये दूसरे साइड में गिरता है। तो जो अच्छा वाला बालू हम लोग को चालन विधि से ही प्राप्त हो जाता है, तो उसको हम लोग सीमेंट में मिला के बिल्डिंग वगैरह बनाने में काम कर लेते हैं। तो चालन विधि तो आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन विधि, जिसमें से पहला देख लेते हैं अवसादन। अवसादन को हम लोग सेडिमेंटेशन भी बोलते हैं। जब हम अनाज, चावल या दाल को जल से धोते हैं तो उस पर चिपकी हुई अशुद्धियां जल से ऊपर आ जाती हैं, जिन्हें छानकर अलग कर लेते हैं। इस विधि को अवसादन विधि कहते हैं। ठीक है। अवसादन विधि में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि अवसादन विधि का हम दो इसमें बताएंगे आपको, दो एग्जाम्पल बताएंगे, जिसमें से पहला एग्जाम्पल हम क्या बोले कि जैसे हम लोग चावल बना रहे हैं, तो चावल बनाने से पहले क्या करते हैं, चावल को हम लोग धोते हैं। तो धो के उसको कुछ देर तक धो लेते हैं चावल को, फिर 1-2 सेकेंड के लिए उसको छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद क्या होता है कि उसको जो मतलब कि दूसरे पानी को अलग करते हैं, दूसरे कंटेनर में डालते हैं, और जो होता है चावल होता है या दाल होता है, उसको हम लोग उसी कंटेनर में छोड़ देते हैं। तो जो इस कंटेनर में जो आपको ये प्राप्त होता है, जो पानी प्राप्त होता है, उसमें थोड़ा बहुत भूसी वगैरह भी पानी के साथ साथ आ जाता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग निस्तारण विधि कहते हैं। और जो उसमें बैठा हुआ रहता है, मिट्टी जैसा बैठा हुआ रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन कहते हैं, यानी कि अवसादन कहते हैं। ठीक है। और इसमें देखिए अब जो पानी में हम लोग, पानी वाला जो था जिसमें भूसी भी छोटा छोटा था, उसको फिर हम लोग क्या करेंगे, तीसरे बर्तन में उसको अगर छन्नी से छानते हैं तो उसमें जो भूसी है छोटा छोटा, वो आपको अलग आ जाएगा, और प्योर वाटर जो है वो आपको अलग मिलेगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, छन्नी से जो जिसको हम लोग छान लेते हैं उसको हम लोग निस्यंदन विधि कहते हैं, यानी फिल्ट्रेशन कहते हैं। ठीक है। तो आपको ये क्लियर हुआ, या फिर एक बार बता देते हैं आप लोग को, दूसरा जो मेथड है उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है। दूसरी विधि में क्या है कि मान लीजिए कि 3 कंटेनर लिए हम लोग, उसमें से 3 कंटेनर लिए और एक छन्नी लिए, और कुछ बालू का बालू कुछ मात्रा में ले लिए। ठीक है। उसको पहले कंटेनर में क्या करेंगे कि बालू डालेंगे, उसके बाद पानी डालेंगे, उसको हिलाएंगे कुछ देर तक, हिला के उसको छोड़ देंगे। 5-10 सेकेंड तक छोड़ने के बाद क्या करेंगे कि जो पानी है उस पानी को हम लोग फिर दूसरे कंटेनर में डालेंगे, क्योंकि वो पानी तब तक स्थिर हो, मतलब कि बालू थोड़ा स्थिर हो जाएगा, पानी थोड़ा ऊपर आ जाएगा। अब पानी के साथ साथ क्या आएगा, उसमें छोटा छोटा जो भूसी वगैरह जो रहता है, या फिर ह्यूमस बोलिए, जो मिट्टी या बालू रहेगा उसमें ह्यूमस भी थोड़ा थोड़ा रहता है, वो आपको दूसरे कंटेनर में आ जाएगा, उसके साथ साथ पानी भी आ जाएगा दूसरे कंटेनर में। ठीक है। तो जो मिट्टी बैठा हुआ है वो क्या हो गया, आपका अवसादन हो गया। और जो जो उसके साथ साथ धूल जो रहता है, धूल के साथ साथ थोड़ा थोड़ा ये उसमें ह्यूमस वगैरह जो आ जाता है, जैसे कि सड़ा हुआ जो छोटा छोटा मान लीजिए धूल कणा जो रहता है, वो भी उसके साथ साथ आ जाता है। तो इसमें हम लोग कहते हैं उस पानी को क्या कहेंगे, निस्तारण, निस्तारण कहेंगे। और निस्तारण में क्या करते हैं, अब उसको दूसरा जो कंटेनर है जिसमें पानी और थोड़ा थोड़ा जो हिमस बचा हुआ है, उसको हम लोग तीसरे बर्तन में डालते हैं। जो तीसरे बर्तन में हम लोग डालेंगे तो उसको छानते हुए डालेंगे, तो पानी जो होता है वो तीसरे कंटेनर में आ जाता है, और छन्नी में जो छोटा छोटा धूल कण जो होता है वो फंस जाता है। तो जो फंसा हुआ धूल कण रहता है उसको हम लोग कहेंगे कि इसको छानना कहेंगे, यानी कि फिल्ट्रेशन कहेंगे, निस्यंदन कहेंगे। और जो पानी जो बचा रहता है उसको हम लोग डिकंडेशन कहेंगे, यानी कि निस्तारण विधि कहेंगे। तो आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा अच्छे से। ठीक है। और वाष्पन विधि देख लेते हैं हम लोग।
वाष्पन विधि क्या होता है? जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया वाष्पन कहलाती है। जल में वाष्पन की क्रिया निरंतर होती रहती है। देखिए ये भी मतलब कि क्वेश्चन बनता है कि जल को उसके वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया जो होती है वो वाष्पन कहलाता है, और जल में वाष्पन की क्रिया जो होती है वो निरंतर होते रहती है। जब वाष्पन की क्रिया निरंतर होती रहती है तभी तो जल चक्र बनता है, और जल चक्र बनता है तो बारिश होती है। जैसे कि मान लीजिए कि तालाब है, कोई भी तालाब में पानी भरा हुआ है, बारिश हो गई, पानी भरा हुआ है, उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, तो सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो वो वाष्पन विधि द्वारा वो आसमान में जाएगा। फिर वाष्पन विधि द्वारा आसमान में जाएगा तो फिर मतलब कि कुछ गर्म परत मिलेंगे उसको, फिर ठंडा परत मिलेंगे, तो वो बहुत ज़्यादा जब हवा का झोंका जाता है ऊपर बादल में, तो वो थोड़ा ठंडा पड़ जाता है, तो ऐसे करके धीरे धीरे वो बारिश में परिवर्तित हो जाता है। तो इसको तो हम लोग जल चक्र कहेंगे। ऐसे इसमें जल चक्र पढ़ना नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों को ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी जल चक्र के बारे में, ठीक है। और देख लेते हैं, जल में घुली निलंबित अशुद्धियों को अलग करने की क्रिया आसवन विधि भी कहलाती है। देखिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए हम इसको ऊपर में लिखे हुए हैं कि जल में घुली निलंबित अशुद्धियों को अलग करने की क्रिया आसवन विधि कहलाती है, ठीक है। तो ये भी कहता है कि किस विधि द्वारा, अगर मान लीजिए कि आपका ये सब सेडिमेंटेशन, निस्तारण और ये निस्यंदन विधि अगर नहीं दिया, मतलब इसमें से कोई मतलब नहीं दिया हो, और ये दिया हो आपको, मतलब आसवन विधि दिया हो कि किस विधि द्वारा जल की निलंबित अशुद्धियों को दूर किया जाता है, तो इसमें आसवन विधि को आप लोग टिक कर दीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं लेसन 6 में। लेसन 6 में तो देखिए ऐसे कुछ है नहीं, लेसन 5 में अच्छा था, जो पढ़ने लायक कुछ था, क्वेश्चन बन रहा था। और क्लास 6 ये क्या जो लेसन 6 है, लेसन 6 में आपको ज़्यादा कुछ नहीं देखने को मिलेगा। यही दिया हुआ है कि रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन, जिससे पॉइंट बन सकता था। पढ़ने को तो बहुत कुछ दिया हुआ है, लेकिन इससे जो क्वेश्चन बनेगा, हम पहले भी आप लोगों को बता चुके हैं कि हम लोग टू द पॉइंट क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे, जहाँ से अक्सर क्वेश्चन बनाए जाते हैं। और एनसीईआरटी आप लोग तो पढ़ ही रहे होंगे, पढ़ के उसको मतलब कि ये आप लोग थॉट को डेवलप कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को पेडागोजी सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा सहूलियत होगी, ठीक है। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है और भौतिक परिवर्तन क्या होता है, ठीक है। तो भौतिक परिवर्तन वो वे परिवर्तन होता है जिसमें देखिए आप मतलब कि रिफॉर्म में ला सके, उसको दोबारा फॉर्म में ला सके, ये आपका क्या होता है, भौतिक परिवर्तन होता है। और रासायनिक परिवर्तन में होता है कि अगर एक बार वो चीज़ को आप बदल दिए तो वो कभी आपका दोबारा वो फॉर्म में नहीं आ सकता है, बल्कि वो तीसरा चीज़ बन जाता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। इसको हमने लिखा नहीं है, ऐसे आपको मुँह से ही बता देते हैं। देखिए जैसे कि कुछ उदाहरण देख लेते हैं भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के। भौतिक परिवर्तन में देखिए क्या आता है, हम जैसे कि बोलें कि वो मतलब दोबारा हम लोग रिफॉर्म में प्राप्त कर सकते हैं, उसको हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो शक्कर का पानी में घुलना क्या है, भौतिक परिवर्तन है। कैसे है भौतिक परिवर्तन, देखिए मान लीजिए कि हम लोग क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा मतलब कि पानी है, उसमें बहुत ज़्यादा शक्कर डाल दिए तो फिर क्या होगा कि सोचने लगते हैं कि ये तो शक्कर बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत मात्रा में हो गया, या बच जाता है बहुत ज़्यादा, मतलब कि बच जाता है कभी शक्कर वगैरह पानी में घुला हुआ, तो उसको हम लोग पानी से जलाते हैं, अरे सॉरी, उसको मतलब आग पे जलाते हैं। जलाने के बाद क्या होता है कि जो जल होता है वो वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, और जो शक्कर होता है वो कढ़ाई में बैठ जाता है, ठीक है। तो ये तो रिफॉर्म फिर शक्कर में प्राप्त हो गया हम लोग को, तो इसलिए इसे हम लोग भौतिक परिवर्तन में रखेंगे। अब देखिए पानी का जमना भी भौतिक परिवर्तन है। जैसे कि मान लीजिए आप फ्रिज में पानी को रखे हुए हैं, वो जम के बर्फ बन गया, और बर्फ बनने के बाद जो ही हम लोग बाहर निकालते हैं, तो जो ही वो क्या होता है कि मतलब ऑक्सीजन के कंसल्ट में आता है, थोड़ा सा उसको उष्मा मिलती है, तो वो धीरे धीरे पिघलने लगता है, और पिघल के फिर से वो क्या होता है, जल में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। अब देखिए कुर्सी का टूटना भी तो भौतिक परिवर्तन है। कैसे है, अगर मान लीजिए कि लकड़ी से हम लोग क्या बनाए, कुर्सी बनाए, अब फिर कुर्सी टूट के पूरा एकदम लकड़ी ही बन गया फिर से, तो वो तो फिर भौतिक परिवर्तन में आ गया। और मोमबत्ती देखिए, मोमबत्ती जो है, तो मोमबत्ती को हम लोग जलाते हैं, मान लीजिए कि आप किसी कंटेनर में रख के मोमबत्ती को जला रहे हैं, तो उसका जितना मोम होता है वो मतलब पिघल पिघल के
सॉरी, मोमबत्ती का पिघलना जो है वो भौतिक परिवर्तन है। इसमें दो होता है, मोमबत्ती का पिघलना और मोमबत्ती का जलना। तो मोमबत्ती का जलना जो होता है, अगर जलना बोले तो वो आ जाता है आपका रासायनिक परिवर्तन में। लेकिन पिघलता जो है मोमबत्ती, वो तो फिर आप फिर से मोम में प्राप्त हो जाता है। इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे उसको, मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन होता है। देखिए इसमें कन्फ्यूजन मत कीजिएगा। अगर ये मान लीजिए कि रासायनिक और भौतिक परिवर्तन से पूछता है, तो ये क्वेश्चन मतलब कि अक्सर देखने को मिलता है कि मोमबत्ती का पिघलना क्या है या मोमबत्ती का जलना क्या है। तो मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन है और मोमबत्ती का जलना वो क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। जैसे देखिए मोमबत्ती का जलना मतलब कि वो जलेगा तो उसका जो धागा रहेगा वो पूरा पूरा ही जल जाता है, तो वो फिर रिफॉर्म में नहीं आ पाता है। इसलिए और कुछ उसका वो जल भी जाता है, तो उसको हम लोग भौतिक रासायनिक परिवर्तन में रखते हैं। ठीक है, अब रासायनिक परिवर्तन का दूसरा नंबर का देख लेते हैं उदाहरण। उसमें लोहे पे जंग लगना। जो लोहे पे जंग लग जाता है तो वो लोहा बहुत दिन तक रह जाता है, तो वो पूरा एकदम खराब हो जाता है, फिर वो किसी काम का नहीं बचता है, पूरा जंग लग के टूटने लगता है। तो इसको रिफॉर्म में नहीं ला सकते हैं दोबारा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। अब दूध का जमना हो गया, दूध जम गया या दूध फट गया, तो या दूध जो है वो दही में कन्वर्ट हो गया। तो अब कोई कितना भी बोले कि नहीं नहीं हमको फिर से दही से दूध में इसको परिवर्तित करना है, तो ये कभी संभव ही नहीं है। हाँ, दही से उसको मतलब होता है कि उसमें छाछ में परिवर्तित कर सकते हो, लेकिन वो कभी जो है वो दूध में परिवर्तित कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये मतलब कि तीसरा ही फॉर्म ले लेता है, ना कि वो रिफॉर्म दोबारा नहीं आता है। ठीक है, तो ये रहा आपका। अब नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल। लकड़ी का जलना। अगर लकड़ी है उसको हम लोग जलाएंगे तो वो तीसरा फॉर्म ले लेता है, यानी कि वो क्या होता है, लकड़ी को जलाएंगे तो वो लकड़ी न बन के क्या बनेगा, कोयला बन जाता है। तो ये रहा आपका रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन खत्म हो गया। अब देखते हैं आगे का चैप्टर, लेसन नंबर 7 देखते हैं। इसमें लेसन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि आप पौधे को जानिए। ठीक है, पौधे को जानिए, तो ठीक है ना, हम लोग पौधे को जानते हैं। ऐसे भी बहुत लोगों को मतलब कि नेचर लवर होते हैं, बहुत लोग जो नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, अपने प्रकृति से प्यार करते हैं, तो प्रकृति में पेड़ पौधा भी आता है। तो ये अच्छी बात है, पौधे को जानना चाहिए और पौधे को अपनाना भी चाहिए। देखिए ये भी क्वेश्चन आता है कि अगर इन्वायरमेंटल स्टडी से क्वेश्चन आता है कुछ कुछ है कि अगर मान लो कि अगर नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में कुछ बता रहे हो, पेड़ पौधे के बारे में, तो क्या करोगे आप। तो उसमें से ये भी क्वेश्चन आता है कि उसको मतलब कटा हुआ पेड़ दिखाएंगे सेंसेटिव रहने के लिए, या फिर बोलेंगे कि पोस्टर लगवाएंगे, पोस्टर छपवाएंगे, लोगो लिखवाएंगे, इस तरह के आते हैं। या फिर ऑप्शन में ये भी रहता है कि उसको पेड़ एडॉप्ट करने के लिए कहेंगे, पेड़ को अपनाने के लिए कहेंगे। तो ये देखिए पौधे को जानिए मतलब समझिए, उसकी देखभाल कीजिए। तो आपका देखभाल करना यानी कि पौधे को एडॉप्ट करना, उसका पालन पोषण करना जो होता है वो क्या किस चीज़ में मतलब कि यही वाला जो ऑप्शन है वो बेस्ट ऑप्शन आपका माना जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं आपका। तो ये इसीलिए बोल रहे थे ना कि आप लोग एनसीईआरटी भी पढ़ा कीजिए साथ साथ में, तो आपका ये थॉट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप होगा, जिससे कि आपका मतलब कि पेडागोजी वगैरह सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा सहूलियत हो जाएगी। देखिए पेडागोजी में आपको डायरेक्ट किसी बुक से क्वेश्चन नहीं मिलेगा देखने को, उसमें बस थॉट को ही डेवलप करना है और थॉट को डेवलप करके ही आंसर देना है। ठीक है, इसीलिए आप लोग बहुत अच्छे से एनसीईआरटी बुक को एक बार ज़रूर पढ़िए। ये मत सोचिए कि हाँ इस बार ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एनसीईआरटी से नहीं टच हुआ था तो फिर अब एनसीईआरटी को छोड़ ही देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा अगर टेट का तैयारी करते हैं तो। हाँ कुछ अलग से ज़रूर मतलब कि अगर होगा मतलब कि आपको टाइम ज़्यादा बचता है तो कुछ अलग से पढ़ सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी कंप्लीट करने के बाद ही ऐसा कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए पौधे को जानिए जो चैप्टर का नाम है। तो देखते हैं पौधे कौन किस किस कैटेगरी के पौधे होते हैं, ये देख लेते हैं। तो पौधे जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक जो होता है शाख होता है, दूसरा झाड़ी, तीसरा वृक्ष होता है। ठीक है, तो अब शाख हम लोग देखते हैं कि शाख तरह मतलब जो शाख होते हैं वो किस तरह के पौधे में आते हैं। ठीक है, तो हरे एवं कोमल तने वाले पौधे को शाख कहते हैं। ठीक है, ये सामान्यतः छोटे होते हैं,
इनमें कई शाखाएं होती हैं। ठीक है, तो ये देखिए क्या है कि साग जो होगा, साग हम लोग देखते हैं कि जो होता है पालक का साग हो गया, आप बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं। उसमें क्या होता है, पालक को आप उठा के देखिएगा, उसमें बहुत सारी तनाएं निकली होती है एक दूसरे से, मतलब बहुत ज़्यादा तना निकली होती है, और उसको हाथ से ही तोड़ते हैं तो वो टूट जाता है, और बहुत ज़्यादा हरा भी देखने में रहता है, बहुत कोमल रहता है, तो इसको हम लोग साग के कैटेगरी में रख सकते हैं। साग के बाद मान लीजिए कि अगर टमाटर पूछ दे कि टमाटर किस किस कैटेगरी में आएगा, तो टमाटर को भी हम लोग तोड़ते हैं ना, मतलब टमाटर का पौधा देखिएगा आप, टमाटर तोड़ने कभी गए, वो इतना कोमल रहता है कि कभी कभी उसका टहनी ही टूट जाता है, तो ये भी आपका साग कैटेगरी में आ गया। ठीक है, अब झाड़ी देख लेते हैं। जो झाड़ी होता है, कुछ पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकली होती हैं। तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता, इसे झाड़ी कहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है झाड़ी में कि इसका जो होता है शाखाएं जो होती है वो तने के आधार के समीप से निकली हुई होती हैं, एकदम नज़दीक नज़दीक से निकली हुई होती है। और तना जो होता है उसका तना थोड़ा सा कठोर रहेगा, लेकिन जो वो तना रहेगा वो ज़्यादा मोटा नहीं रहेगा, और वो कलर में हरा ही रहेगा। ठीक है, तो इसे हम लोग झाड़ी कहेंगे। तो आप लोग समझ गए ना कि जो झाड़ी होगा, देखिए ये भी एक बात है कि जो झाड़ी होगा वो आपका पेड़ से छोटा होगा और साग से थोड़ा सा बड़ा होगा, तो उसको हम लोग झाड़ी की कैटेगरी में रख सकते हैं। और बहुत ज़्यादा जो होगा, झाड़ी जो होता है पूरा झकड़ा टाइप से होता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा, मतलब गोल जैसा, ऐसा नींबू का पौधा देखिएगा कि पूरा मोटा में छोटा में एकदम गोल मटोल होता है, तो वो उसको हम लोग झाड़ी में रख सकते हैं। तो नींबू का पौधा किस में आ जाएगा, आपका झाड़ी में आ जाएगा। अब वृक्ष देखते हैं। कुछ पौधों कुछ पौधा बहुत ऊंचे होते हैं तथा तने सुदृढ़ एवं गहरे भूरे होते हैं। इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकले होते हैं। इन्हें वृक्ष कहते हैं। ठीक है, तो देखिए वृक्ष तो हम लोग देख के भी जान सकते हैं, ऐसे जो मतलब लोग बताएगा, ऐसे एग्जाम्पल दे देगा अगर, या कुछ लिख दिया तो हम लोग वृक्ष पे आराम से टिक कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग वृक्ष को बहुत ज़्यादा देखते हैं, और ये भी मतलब जान जाते हैं कि उसका जो तना होता है वो बहुत ज़्यादा सुदृढ़ होता है, मोटा भी होता है, और गहरा, मतलब गहरे भूरे रंग का होता है, वो पूरा हरा नहीं देखने को आपको मिलेगा, गहरा भूरा रंग का होता है। इसमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकली हुई होती हैं। जो शाखा होता है वो क्या होता है, शाखाएं वो जो होते हैं भूमि से अधिक ऊंचाई पे होता है, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे। हम लोगों से कभी कभी देखिएगा कि आम का पेड़ देखिएगा, जामुन का पेड़ देखिएगा, उसका शाखा हम लोगों से मतलब उसको हम लोग छू ही नहीं पाते हैं। ठीक है, और उसकी जो तने के ऊपरी भाग से, और जो वो तने के बहुत ज़्यादा ऊपरी भाग से निकला हुआ रहता है, इसे वृक्ष कहते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें क्या आ जाएगा एग्जाम्पल में, आम जामुन का पेड़, ये सब क्या हो जाएगा, वृक्ष का उदाहरण है, जो बड़ा बड़ा रहेगा। जैसे कि आपको मतलब ये कह सकते हैं कि आम और जामुन का पेड़ जो हो गया, ये किसका उदाहरण हो जाएगा, या शीशम का पेड़ हो गया, ये सब वृक्ष का उदाहरण हो गया। ठीक है, अब देखते हैं आगे, कुछ नोट्स है उसको हम लोग देख लेते हैं। कमजोर तने वाले पौधा सीधे खड़े नहीं हो पाते और ये भूमि पर फैल जाते हैं, इन्हें विसर्पी लता कहते हैं। देखिए विसर्पी लता भी पूछता है बहुत, ये आप प्रीवियस ईयर में एकदम आराम से देख सकते हैं, अगर पूरा प्रीवियस ईयर बनाए होंगे तो। अगर नहीं होगा तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, लेकिन हम इसको 2-3 बार पढ़े हुए हैं, ये बहुत बार। सारे टेट का क्वेश्चन आप लोग बनाइए, ठीक है, ये मत सोचिएगा कि मतलब जो सी टेट का क्वेश्चन है उसी को हम, खासकर साइंस सेक्टर में ज़रूर कर लीजिएगा सारे क्वेश्चन, क्योंकि वो सारे जितने भी टेट का एग्जाम हुए हैं, चाहे वो यूपी टेट हो या फिर आपका हरियाणा टेट हो, कहीं का भी टेट हो, इस टाइप का एनसीईआरटी से क्वेश्चन लगभग दिया हुआ रहता है, तो आप लोग सारे टेट का ही क्वेश्चन बना लीजिएगा। तो विसर्पी हम लोग देख लें, विसर्पी लता जो होता है उसका कमजोर तना होता है और वो सीधे खड़े नहीं हो पाते हैं, ये भूमि पे फैले हुए रहते हैं, इसे विसर्पी लता कहते हैं। ठीक है, अच्छा, जबकि कुछ पौधा आसपास के ढांचों के सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं, जिन्हें आरोही कहते हैं। ठीक है, आरोही मतलब आप देखते होंगे कि आरोही मतलब ऊपर की ओर मतलब चढ़ना होता है या बढ़ना होता है, आरोही मतलब बढ़ना होता है। तो ये हो गया आपका, तो इसी से आप याद कर सकते हैं कि आरोही मतलब बढ़ना होता है आगे की ओर, तो मतलब कि ऊपर की ओर ये जो होता है ये बढ़ते जाता है, इसको हम लोग मतलब कि किस में रखेंगे, आरोही लता में, आरोही में रखेंगे। ठीक है, तो आपको इसका बेस्ट एग्जांपल जो है वो मनी प्लांट आप लोगों ने देखा होगा, जो घरों में लोग शौक से लगाते हैं। तो मनी प्लांट क्या होता है, पूरा दीवार पकड़ के एकदम ऊपर की ओर चढ़ जाता है, तो हम लोग इसको आरोही लता कह सकते हैं। ठीक है, जल की बूंदे पत्ती से जल वाष्प के रूप में निकलती हैं, जिन्हें वाष्प उत्सर्जन कहते हैं।
जो होता है ना कि जो ये देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जल की बूंदें किससे मतलब कि उत्सर्जित होती हैं। तो ये वाष्प उत्सर्जित होती है वो किससे होती है, जो उसका पत्ता रहता है उसी से वो क्या होती है, उत्सर्जित होती है। वाष्प उस उत्सर्जन की क्रिया के किससे होती है, पत्ता जो उसका रहता है यानी कि पत्ती रहती है उससे होता है। ठीक है, तो तने एवं पत्ती को जल जड़ द्वारा प्राप्त होता है। तने एवं पत्ती को जल किससे प्राप्त होता है, जड़ द्वारा प्राप्त होता है। पत्तियां प्रकाश हरा रंग का एक पदार्थ यानी कि क्लोरोफिल जल एवं CO2 द्वारा प्रकाश संश्लेषण करती है। जी हाँ, देखिए आपको लोग क्या होगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जो प्रकाश, प्रकाश के बिना वो कर ही नहीं सकती प्रकाश। उसके बाद क्या है, हरा रंग का एक पदार्थ होता है जिसे हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं, उसकी ज़रूरत होती है, जल की ज़रूरत होती है और CO2 द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है वो पूरी तरह से पूर्ण हो जाती है। ठीक है, अब देखिए ये भी आता है कि मतलब देखिए एक क्वेश्चन हम आप लोगों को बता देते हैं जो कि मतलब अक्सर पूछा जाता है कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों में कब होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है वो दिन में होती है। दिन में ही क्यों होती है, क्योंकि उसको सूर्य का प्रकाश जो है वो कब मिलेगा, दिन में ही मिलेगा। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है वो दिन में होती है। ठीक है, लेकिन कहेगा कि पौधों में श्वसन की क्रिया कब होती है, तो पौधों में श्वसन की क्रिया जो होगी वो दिन रात दोनों होगी, क्योंकि वो क्या है, वो भी एक जीव है ना, जीव है तो वो तो सांस लेगा ही, वो 24 घंटा ही सांस लेगा। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि पौधों में जो श्वसन की क्रिया होती है वो 24 घंटा होता है। और देखिए ये भी हम आप लोगों को बता देते हैं कि जो पौधा होता है वो दिन में CO2 ग्रहण करता है और ऑक्सीजन को वो क्या करता है, छोड़ता है। ठीक है, और रात में इसका ठीक उल्टा हो जाता है। क्यों हो जाता है, देखिए क्योंकि वो क्या है, मतलब जीव की तरह है ये, तो मतलब कि दिन में क्यों ऐसा होता है कि मतलब वो CO2 को ग्रहण करता है, क्योंकि उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करनी होती है। दिन में पूरे दिन वो क्या करते रहता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, इसलिए उसको CO2 की ज़रूरत होती है। लेकिन रात में क्या है, रात में उसको तो प्रकाश संश्लेषण करना नहीं है, इसीलिए वो ठीक उल्टा हो जाता है। तो रात में क्या करता है कि वो हम ही लोग की तरह ऑक्सीजन को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। ठीक है, और ये जो एक एक्सेप्शनल है जो जिसमें हम लोग कहेंगे कि पीपल का जो पौधा होता है वो दिन और रात दोनों टाइम में ऑक्सीजन ही छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करता है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। कच्चे आलू में मंड उपस्थित होता है। आलू में यह मंड पौधों के अन्य भागों से आकर उपस्थित हो जाता है। देखिए ये जो होता है ना, आलू जो होता है वो फूला फूला क्यों रहता है, वो मतलब कि इसलिए रहता है कि कच्चे आलू में मंड उपस्थित होते हैं और आलू में यह मंड पौधे के अन्य भागों से आकर, मतलब कि जो तना है उसका जो है, मतलब हर तरह से आके जो आलू का जो नीचे वाला जो जड़ होता है उसमें आके वो पूरा एकत्रित हो जाता है और वो इसीलिए वो पूरा गोल हो जाता है और फूला फूला रहता है। ठीक है, और आलू क्या है, आलू किसका उदाहरण है, आलू एक तना है, वो तने का उदाहरण है। ठीक है, जड़ें मुख्य दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सा जड़ होता है, अब हम लोग तो पौधा तो पढ़ लिए, अब जड़ पढ़ते हैं कि जड़ जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का होता है। ठीक है, तो कौन कौन सा जड़ होता है, पहला होता है वो मूसला जड़ होता है, मूसला जड़ होता है, और दूसरा जो होता है वो झकड़ा या रेशेदार जड़ होता है। उसको मतलब झकड़ा जड़ या रेशेदार जड़ को और क्या कहते हैं, उपस्थानिक जड़ भी कहते हैं, अपस्थानिक जड़ भी उसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो ये देख लेते हैं मूसला मूसला जो जड़ है, मूसला जड़ में क्या होता है, उसका जो जैसे कि मक्के का आप पौधा देख सकते हैं, उसको उखाड़िएगा तो उससे जो होता है मतलब कि आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सा पार्श्व सॉरी, इसमें पता चल जाता है कि जो पार्श्व जड़ है वो कौन सा है और उसका जो होता है मेन जड़ जो है वो कौन सा जड़ है। मेन जड़ जो होता है वो बड़ा रहेगा और पार्श्व मतलब होता है मतलब सहायक होता है, जो वो छोटा जड़ उसका रहता है। ठीक है, जिन पौधों की जड़ें, इसमें हम बनाए हुए हैं, फिगर बनाए हुए हैं, शायद आप लोगों में क्लियर नहीं आ पाएगा। जिन पौधों की जड़ें चित्र एक की तरह होती है उनकी मुख्य जड़ को मूसला जड़ कहते हैं एवं छोटी जड़ को पार्श्व जड़ कहते हैं, इन्हें द्वितीयक जड़ भी कहा जाता है। ठीक है, जो पार्श्व जड़ होती है उसे हम लोग क्या कहेंगे, द्वितीयक जड़ भी कहते हैं। मूसला जो जड़ होता है वो थोड़ा बड़ा रहता है उससे, पार्श्व वाला से।
और झकड़ा जो जड़ होता है, झकड़ा जड़, रेशेदार जड़ या अपस्थानिक जड़ जो कह सकते हैं हम लोग, उसमें जो चना का एक बीज लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप खेत में गए, खेत में चना का पौधा बोया हुआ है छोटा छोटा, तो आप लोग मतलब कि उसको कभी उखाड़ के देखिएगा, पूरा मतलब एक जैसा रहता है, पूरा जो जड़ रहता है बहुत सारा जड़ रहता है, तो वो पूरा झकड़े की तरह रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा रहता है, तो इसलिए हम लोग उसको क्या कहते हैं, झकड़ा जड़ कहते हैं। और उसमें कोई पार्श्व, कोई मेन जड़ नहीं रहता है, सब एक जैसा रहता है, ठीक है। तो हम लोग इसे क्या कह सकते हैं, झकड़ा जड़ कह सकते हैं, रेशेदार जड़ कह सकते हैं, या अपस्थानिक जड़ भी कह सकते हैं। तो देखिए, देखते हैं, जिन पौधों की जड़ें चित्र बी के समान दिखाई देती है उसे झकड़ा जड़ कहते हैं। इसमें कोई मुख्य जड़ नहीं होता है, सभी जड़ें एक समान दिखाई देती है, इसे झकड़ा जड़ या रेशेदार जड़ कहते हैं, ठीक है। पुष्प, पुष्प देख लेते हैं। खिले हुए पुष्प का प्रमुख भाग पुष्प की पंखुड़ियां हैं। पुष्प में क्या आएगा, खिले हुए पुष्प का जो प्रमुख भाग होता है वो पुष्प की पंखुड़ियां कहलाती हैं, ठीक है। तो मैंने इस पे फिगर बनाया हुआ है, आप आराम से देख सकते हैं कि जो पंखुड़ी है वो कहाँ है। इसमें पंखुड़ी हम लोग लिख दिए हैं कि जो उसका कली होता है, वो कली जो होता है वो किस में परिवर्तित हो जाता है, पूरा पंखुड़ी में परिवर्तित हो जाता है। अब देखिए, बाह्य दल देखते हैं। यह छोटी पत्ती की भांति दिखाई देता है, जो बाह्य दल है। यहाँ फिगर में आप आराम से देख सकते हैं कि बाह्य दल क्या है यहाँ का। तो फिगर में आप देख रहे हैं जो हरा हरा रहता है, पत्ती की तरह छोटा छोटा दिखाई देता है, उसे हम लोग बाह्य दल कहते हैं। आपको फिगर में एकदम अच्छे से देखने को मिल जाएगा। फिगर खैर हम समझने के लिए ऐसा बनाए हुए थे, ये मतलब कि बस समझने के लिए ही बनाए हुए थे। तो आप लोग देख सकते हैं, इसमें आप लोग को हो सकता है थोड़ा धुंधला दिखाई दे। इसमें पंखुड़ी तो हम लोग देख ही लिए, बाह्य दल देख लिए, बाह्य दल क्या होता है। अब देखिए, जो पंखुड़ी होता है वो आपको तरह तरह को देखने का मिलता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरा पंखुड़ी जो है वो लाल ही होगा। जैसे कि आप एक इसका बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि गुलाब का फूल है, तो उसका जो पंखुड़ी होता है वो कभी आपको पीला भी देखने को मिलता है, पिंक देखने को मिलता है, रेड देखने को मिलता है, वाइट देखने को मिलता है, बहुत सारे कलर में जो होते हैं वो इसका पंखुड़ी होता है, ठीक है। अच्छा, जो इसका जो बाह्य दल है, बाह्य दल वो क्या किस कलर का होता है, वो हरा होता है। बाह्य दल हरा होता है, इसका हरा होने का कारण क्या है, इसमें क्लोरोफिल की उपस्थिति होती है, इसलिए ये हरा होता है, ठीक है। अब देखिए, ये मैंने क्वेश्चन में से कुछ कुछ चीज़ नोट किया हुआ है प्रीवियस ईयर के। जैसे कि पुष्प के भाग में देखते हैं, पंखुड़ियों के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी संरचना होती है जिसे पराग कहते हैं। जी, ये जो क्वेश्चन पूछा हुआ है इसलिए हम इसको मतलब कोष्ट में करके इधर लिख लिए हुए हैं कि पंखुड़ियों के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी संरचना होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पराग कहते हैं, ठीक। अब यहाँ देखिए, ये पिक्चर में देख लेते हैं कि पुंकेसर जो है, पुंकेसर किसको हम लोग कहते हैं, तो पुंकेसर विभिन्न पुष्पों में भिन्न भिन्न प्रकार के पुंकेसर पाए जाते हैं, ठीक है। और पुंकेसर के ऊपर में जो होता है वो पराग छोटा छोटा चिपका हुआ रहता है, उसको हम लोग पराग कहते हैं, ठीक है। और देखिए, स्त्री केसर क्या है, स्त्री केसर भी यहाँ नीचे में जो दिया हुआ है उसको हम लोग स्त्री केसर कहते हैं। अब पुष्प के भाग में देख लेते हैं, ये तो पुष्प के भाग ही थे, इतना जो जो हम बताएं कि पुंकेसर क्या है, इसमें स्त्री केसर क्या है, क्योंकि पुष्प में दोनों आ जाते हैं, पुंकेसर आ जाते हैं और स्त्री केसर आ जाते हैं। तो देखिए, पुंकेसर के भाग हैं, जैसे ऐसे करके क्वेश्चन दे देता है कि इसमें से कौन कौन पुंकेसर के भाग हैं, तो पुंकेसर के भाग में आपका आ जाएगा पराग कोष आ जाएगा, उसके बाद तंतु आ जाएगा। और स्त्री केसर देख लेते हैं, स्त्री केसर का कौन कौन सा भाग होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि स्त्री केसर का इसमें से कौन सा भाग नहीं है, ऐसे करके पूछ देगा। तो आपका 3 ऑप्शन दे देगा कि वर्तिका दे देगा, वर्तिकाग्र दे देगा, अंडाशय दे देगा। ये किसका भाग है, स्त्री केसर का भाग है। इसके अलावा एक कोई भी ऑप्शन पुंकेसर से उठा के डाल देगा, तो आप उसको मतलब कि उसी को चुन लीजिएगा, ये इसमें से नहीं होगा, ठीक है। तो वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय जो है वो किसका भाग है, स्त्री केसर का भाग है, ठीक है। तो यहीं पे आज का वीडियो हम लोग समाप्त करते हैं। और जी हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। कमेंट प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हमको कमेंट का बहुत ज़्यादा इंतजार रहता है और मैं सारे कमेंट को 2 से 3 बार पढ़ ही लेती हूँ। तो आप लोग कमेंट प्लीज़ कीजिएगा, और अगर वीडियो ये पसंद भी आए तो आप लोग इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।